कहानी का ये 11वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अगली सुबह वीर और अमारा जल्दी ही होटल पहुंच चुके थे। उनके पहुंचते ही उनकी नजर लीना और विशाखा जी पर पड़ी, जो कि अमारा को ही घूर रही थी। मिस्टर राणा, विशाखा जी ने कहा। वीर रुक गया। आपने सैम को इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा? क्या आप नहीं जानते ये लड़की कौन सी बला है? मैंने आपके बेटे को पीटा अपनी मर्जी से, और हमारा क्या है क्या नहीं ये आप मुझे समझाएंगी? अच्छा होगा आप अपने काम पर ध्यान दें, वरना मुझे काम चोर इंसान पसंद नहीं है। आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ सकती हैं, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन फालतू की बकवास के लिए। वीर ने अमारा का हाथ पकड़ लिया और वो अमारा को उसके कमरे में ले गया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी आता हूँ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। अमार ने वीर की तरफ देखा, लेकिन वीर ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। अमारा नहाकर आईने के सामने खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी उसके कमरे में वीर आ गया। साथ में मैट भी थी, जिसने नाश्ता रखा और चली गई। वीर ने दरवाजा थोड़ा सा सटा दिया। उसने ब्लैक कलर की फुल स्लीव्स टी शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था। वीर के बाल भी भीगे हुए थे। अमार ने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। उसने दुपट्टे को एक साइड ही रखा था। उसके दाग दिख रहे थे। वीर उसके करीब आया और उसके बालों को पीछे किया। अमारा वीर की आंखों में ही देखती रही। वीर बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। अमार ने नजरें झुका ली। वीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने और करीब कर लिया। अमारा सक पका गई। वीर उसके करीब आया और उसके सिर को चूम लिया। कल सुबह को रेडी रहोगी? धीरे से फुसफुसाकर कहा उसने। अमारा ने हाँ में सिर हिलाया और नाश्ता परोसने लगी। वीर मुस्कुराकर कुछ सोच रहा था। उसे अमारा बस खुश चाहिए थी। अमारा सब चीजों से बेखबर थी कि आखिर क्या होने वाला था कल। इधर रजतपुरा के एक अस्पताल में संग्राम पड़ा हुआ था। उसके बगल में उसके दादाजी बैठे हुए थे। संग्राम का एक हाथ टूट चुका था। चेहरे पर अनेकों चोटों के निशान थे और गर्दन पर बड़ा सा बैंडेज लगा हुआ था। उसकी गर्दन टूट गई थी। देखिए ठाकुर साहब, हमने मरहम पट्टी कर दी है। अब दर्द तो धीरे धीरे कम होगा ना? डॉक्टर बोलकर चले गए। संग्राम दर्द से कराह रहा था। संग्राम बेटा, तुम कहाँ अमेरिका में थे और कहाँ यहाँ आकर मार खाकर हॉस्पिटल में पड़े हो? समझ नहीं आता आखिर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे? ठाकुर साहब ने अपना सिर पीट लिया। आप पहले बताइए, डेढ़ आ गए? वो कराहकर बोला। हाँ हाँ, बस पहुंचने ही वाला है, तुम आराम करो। ठाकुर साहब भी खींच चुके थे। आराम तो मैं उस दिन करूंगा जिस दिन वीर प्रताप सिंह राणा को बर्बाद कर दूंगा। हमारा उसकी हो जाएगी? कभी नहीं, वो मन ही मन बोला। लेकिन वीर के मुक्कों की याद से भी वो अंदर तक सिहर उठा। अनिका आकर उसके बगल में बैठी हुई थी। उसने बहुत कोशिश की थी संग्राम को सूप पिलाने की, लेकिन अनिका उसे पिला ही नहीं पा रही थी। लास्ट में संग्राम ने खींचकर उसे मना कर दिया। इधर अमारा चुपचाप बैठी हुई थी। अब उसके मन में भी अपनी फैमिली को लेकर कोई सोच नहीं थी। वो जान चुकी थी कि वो उन पर बोझ थी, इसलिए उन्होंने उसे रोका भी नहीं। आखिर कब तक अमारा खुद को झूठी तसल्ली देती रहेगी कि उसका कोई अपना परिवार भी है जो उसके गिरने पर उसे उठा लेगा। वीर ने कल के लिए कुछ अलग से तैयारियां कर ली थी। कल अमारा का जन्मदिन था। वीर उसे खुश देखना चाहता था, उसके करीब रहना चाहता था। उसके हाथों में अमारा के लिए चूड़ियां और झुमके थे। आज पूरा मनाली सफेद चादर ओढ़े हुए था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। अमारे के सामने एक बॉक्स रखा हुआ था जो वीर ने उसे अभी अभी दिया था। ये क्या है? अमार ने वीर की तरफ आश्चर्य से देखकर पूछा। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। वीर ने बर्थडे विश करने के बाद अमारा के गाल को छुआ। मैं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ नीचे। ये जो भी है इसमें वही पहनना, अच्छे से रेडी होकर। अमार ने धीरे से सिर हिलाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे क्या करे। उसकी जिंदगी ही अजीब तरीके से चल रही थी। खुश होना ना होना एक बराबर था। वीर कमरे से निकलकर बाहर आया और किसी को फोन लगाने लगा। तभी मासी जी उसे मिल गई। वीर, कुछ बात करनी है तुमसे। जी मासी जी, बोलिए। वीर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। बेटा, मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन अमारा का अब इस घर में क्या काम है?
ठाकुर फैमिली भी अब जाने वाली है, तो क्या बिना किसी रिश्ते के वो यहाँ रहेगी? हमारी इज्जत तो वैसे भी नीलाम हो रही है, अब इस लड़की को यहाँ रखकर। वीर बोला, मैं उसे कहीं और सेटल करने की सोच रहा था। फिर कोई कुछ नहीं पूछेगा और ना सोचेगा। हाँ, ये ठीक है, मासी जी ने कहा। वो चाहती थी वीर का दिल अमारा से भर जाए और वो उसे छोड़ दे। ठीक है। वीर ये कहकर अपने कमरे में आए और वो भी रेडी होने लगा। वीर ने क्रीम कलर का सूट पहना था। उसने बालों को सेट किया और अच्छे से रेडी हो गया। वो सच में आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वीर रेडी होकर नीचे था जब उसका ध्यान पायल की झनकार ने अपनी तरफ खींचा। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। अमारा नीचे आ रही थी। उसने रेड कलर की सिल्क साड़ी पहन रखी थी जिस पर गोल्डन वर्क था। बाल खुले हुए थे, कानों में बड़े झुमके। आज वो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। होठों पर लिपस्टिक और माथे पर मैरून बिंदी चार चांद लगा रहे थे। वे बिना पलके झपकाए उसे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें जैसे ठहरी हुई थी अमारा पर। अमार ने जब वीर को ऐसे देखते हुए देखा, उसकी नजरें नीची हो गई। अमार ने खुद को बहुत समझाया तो जाकर वो तैयार हुई थी, क्योंकि वीर की फैमिली भी वीर से नाराज थी और अब वीर के साथ रहकर अमारा उन्हें और नाराज कर सकती थी। इसलिए वो वीर की लाइफ में रहना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वीर, वो अमारा से प्यार करता था और अमारा भी उसे चाहने लगी थी। वो वीर को छोड़ देती, लेकिन वीर उसे छोड़ ही नहीं सकता था। अमारा नीचे आ गई। चले, उसने धीरे से कहा तो वीर की तंद्रा टूटी। अमारा और वीर बाहर ही आए थे जब लीना उन्हें दिखी। वो अवाक होकर अमारा को घूरती रही। अमारा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वीर तो वैसे भी उसे शुरू से इग्नोर करता था। वीर ने कार का दरवाजा खोला और अमारा को बैठने को कहा। दोनों कुछ देर में एक जगह पर रुके। अमारा ने देखा उस पहाड़ी पर एक मंदिर दिख रहा था। दोनों ऊपर पहुंचे और पंडित जी से पूजा करवाई। अमारा और वीर एक जगह बैठ गए। वीर उसे बहुत देर से गौर से देख रहा था। अमारा जानती थी वीर उसे ही देख रहा है, लेकिन वो सब पका कर रह जाती। अमारा, वीर ने अमारा का हाथ पकड़कर कहा। अमारा वीर को देखने लगी। देखो, मैं नहीं जानता तुम हाँ बोलोगी या ना, लेकिन मैंने एक फैसला किया है हम दोनों के लिए। क्या फैसला? अमारा धीरे से बोली। मैं भी इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कोर्ट में भी पेपर्स रेडी करवा लिए हैं ताकि आगे जाकर कोई कुछ ना बोल सके। तो क्या तुम तैयार हो? वीर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे कर दिया। अमारा कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि उसके खुद के घर वालों ने उस पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो बाकी लोग भी उसके और वीर के रिश्ते को गलत ही बोलेंगे और बोल रहे थे। अमार ने आंखें मूंद ली और अपना हाथ वीर के हाथों में दे दिया। अमारा और वीर मंदिर की तरफ चल दिए। पंडित जी ने सारी तैयारी कर रखी थी। वीर और अमारा साथ में बैठ गए। कुछ मंत्रों के बाद वीर और अमारा ने साथ फेरे लिए और वीर ने अमारा की मांग में सिंदूर भर दिया। अमारा की आंखें बंद हो गई। कितना सुकून था वीर के साथ। वीर मुस्कुरा उठा। उसने गले में मंगलसूत्र पहनाया और दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। वीर और अमार ने भगवान का आशीर्वाद दिया और कोर्ट के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वहां भी कागजी कार्यवाही के बाद दोनों की शादी को मान्य कर दिया गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अमार को भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या वीर के घर वाले खुश होंगे? वो यही सोच रही थी। चले, वीर ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। उसके हाथों में गजरा था। अमारा तो और शर्म से लाल हो गई। वीर कितना रोमांटिक था। वीर ने गजरे को साइड में रखा और घर के लिए दोनों निकल गए। वीर मेन डोर से नहीं गया था। और ये क्या, वीर ने व्हाइट हाउस के पास कार रोक दी थी। वो दोनों वहां से कुछ दूर थे। चलो, वीर ने उसका हाथ थाम लिया और रास्ते पर चलने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? अमार ने धीरे से पूछा। फिलहाल व्हाइट हाउस में ही रहना है, क्योंकि मुझे आज के दिन कोई कलेश नहीं चाहिए। अमारा और वीर अंदर आ गए। वहां फूलों की खुशबू फैली हुई थी। शाम के कुछ 8 बजे थे। अमारा सोफे पर बैठी हुई थी। वो थक गई थी। दोनों ने हल्का सा नाश्ता किया था। अब आराम करो, बहुत थक गई हो ना? वीर ने कहा। जी,
अमार ने कहा और कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में ढेर सारी मोमबत्तियां जली हुई थी और ताजे फूल लगे हुए थे। अमारा 1 मिनट के लिए चौंक गई क्योंकि ये शादी की पहली रात थी। अमार ने अंदर पैर रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद अमारा जब वॉशरूम से निकली तो वीर बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपना कोट निकाल दिया था। अमार ने पलकें जल्दी जल्दी झपकाई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वीर उठकर उसके करीब आया और उसके चेहरे पर आ रहे सिंदूर को साफ किया और बोला, तुम घबराओ मत, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। वीर ने गजरा निकाला और अमारा के बालों में लगा दिया। अमार ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, वीर ने उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों में बेचैनी से देखने लगा। अमारा भी वीर की आंखों में ही देख रही थी। वीर ने उसके चेहरे को ऊपर किया और अपना सिर झुकाया। वीर ने अमारा के अधरों को खुद के अधरों में कैद कर लिया। अमार ने आंखें मूंद ली। वीर ने बड़े प्यार से अमारा को अपनी बाहों में भर लिया। अमार ने अपने दोनों हाथ वीर की कमर में लपेट लिए। इधर अरिजीत जी संग्राम को मुंबई ले गए थे। अनिका भी मुंबई पहुंच गई थी। अरिजीत जी अभी वहीं थे। उनका बिजनेस आखिरी पड़ाव पर था, लेकिन संग्राम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और रतन जी से भी दोस्ती अब कुछ ही हद तक बची थी, क्योंकि वीर ने संग्राम को वहां भी पीटा था सबके सामने। लेकिन किसी भी हाल में अरिजीत जी ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ने वाले थे। आखिर उन्हें भी पता था उनके बेटे ने क्या किया था अमारा के साथ, और वो अच्छे से जानते थे अमारा कितना कुछ झेला है। लेकिन फिर भी अरिजीत जी को अमारा बहू के रूप में स्वीकार नहीं थी, क्योंकि वो नॉर्मल फैमिली से थी। उससे उनका कोई फायदा नहीं हो सकता था, ना ही आगे चलकर कुछ हासिल होता। इसलिए ठाकुर अरिजीत सिंह ने कभी अमारा को बहू स्वीकार ही नहीं किया। अनिका बहुत बिगड़ी हुई थी, ये अरिजीत जी जानते थे, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत दौलतमंद थी और उसके मॉम डैड अच्छे बिजनेस के मालिक थे, इसलिए उन्होंने संग्राम की शादी उससे की थी। लेकिन उनका बेटा अमारा के पीछे था। वो बात तो कुछ हद तक वो जानते थे कि संग्राम को अमारा से क्या चाहिए था, लेकिन वीर, वो भला सबसे लड़ने को तैयार था, वो भी अमारा के लिए। वो अचंभित थे ये जानकर। खैर, संग्राम की गर्दन में अच्छी खासी चोट आई थी। उसकी हड्डी कुछ हद तक खिसक गई थी, जो कि ठीक होने में टाइम लगता। लेकिन संग्राम जिद्दी था बहुत ज्यादा, इसलिए अर्जुन जी उसे कुछ समझाना ही नहीं चाहते थे। संग्राम को अब भी अमारा चाहिए थी और बाकी लोग इस बात से बेखबर थे कि वीर ने अमारा को अपना बना लिया है, वो भी फुल प्रूफ के साथ, कोर्ट में शादी करके। रजतपुरा में किशन जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने अमारा की तस्वीर अपने सीने से लगा रखी थी। मीना जी भी चुप थी, वो भी कुछ नहीं बोल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने देखा नीता आई थी, साथ में उसका पति भी था, जो कि गुस्से में दिख रहा था। अरे दामाद जी, बेटा तुम। ताई जी प्यार से नीता को अंदर लाते हुए बोली, जाओ, अब जरूरत नहीं है मेरे घर में दोबारा आने की। आज से सब खत्म करो ये रिश्ता। नीता का पति नितिन गरजता हुआ बोला। क्या? ताई जी ने आश्चर्य से नितिन को देखा। क्या कह रहे हैं दामाद जी? मेरी बेटी माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में आप उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्यों? आखिर क्या हो गया? मीना जी अपने कमरे में थी, लेकिन नितिन को चिल्लाता हुआ देखकर वो भी बाहर आ गई। माँ, इनकी माँ हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाती है और अपने हिसाब से खाना खाने को कहती है। आप ही बताओ, ये मेरी जिंदगी है या फिर उसकी, जो मुझे इतना टॉर्चर करती है? नितिन गुस्से में बोला। हाँ तो फिर यहाँ रहो ना, जितना तुम्हें दिन भर रात भर फोन चलाना है, दोस्तों से चैटिंग करनी है, बाहर का खाना है, सब करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। शुक्र मनाओ तुमने मेरी माँ के साथ कितनी बदतमीजी की, मुझे कितना कुछ कहा, फिर भी मैंने तुम्हें एक थप्पड़ नहीं छोड़ा। जैसे तुम्हारे चाल चलन है ना, तुम्हें एक थप्पड़ नहीं 100 थप्पड़ मारने चाहिए। आखिर क्या सिखाया आपने अपनी बेटी को? ससुराल में ऐसे ही रहते हैं, कोई काम नहीं करती है, ना ही किसी से बात करती है, हमेशा इसका मूड ही खराब रहता है। मतलब इसे अकेले रहना है और 10 नौकर इसके आगे पीछे घूमेंगे, हद है ना। और भी लड़कियां हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम्हें अपना घर बसाना आया ही नहीं, वरना तुम देखती पति से जुबान लड़ाना तो दूर, नजरें भी नहीं उठाती वो अपनी, गलती होने पर भी। नीता कुछ बोलने को ही तो ताई जी उसे चुप करते हुए बोली, चुप बेटा,
मैं बात कर रही हूँ ना। ताई जी ने गुस्से से नितिन को घूरा और बोली, दामाद जी, मेरी बेटी बहुत नाजों से पली बड़ी है, उसे ये सब क्यों बोल रहे हो? अभी उसकी उम्र ही कितनी है और मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए हम ये सब नहीं सुनेंगे। मीना जी हक्की बक्की अपनी जिठानी को देखती रह गई। अमारा की एक छोटी सी गलती पर कितना कुछ कहती थी वो, और यहाँ नीता की उम्र कहाँ कम थी। और अमारा ने कितना कुछ सहा था इतनी छोटी सी उम्र में। लेकिन ताई जी तो मीना जी को यही समझाती थी कि सब ठीक हो जाएगा। अमारा में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कहाँ कमी थी अमारा में? वो सुंदर तो थी ही साथ घर के काम आते थे सारे उसे। संग्राम ने कितना तड़पाया था उसे, यहाँ तक कि दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन वो मार खाकर भी वहीं पड़ी रही। उसे ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी भी हो गई, लेकिन उसने एक बार भी अपने बाबा को फोन नहीं किया। सब कुछ अकेले झेलती रही। मीना जी की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। आज हमारा 18 की हुई है, इतनी छोटी सी उम्र और इतना कुछ। अब मीना जी के दिमाग पर जैसे हथौड़े बरस रहे थे। वो खुद को बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस कर रही थी। लेकिन अब क्या? अब तो कुछ भी बचा ही नहीं था। अमारा का दिल इस घर के लोगों ने तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। अब अमारा कभी नहीं आएगी और ऐसे लोगों के बीच ना आए, वो भी सही ही था। एक तरफ किशन जी बैठे हुए आज से 18 साल पहले की बातों को याद कर रहे थे। आज तक अमार ने मांगा ही क्या था उनसे? हमेशा उसके नाजुक से कंधों पर घर की इज्जत का बोझ रहा था। वो हमेशा दबी हुई सी रहती थी, ना ही घर से ज्यादा निकलना, ना ही कहीं जाना। किशन जी को आज भी याद है जब स्कूल में सभी ट्रिप पर जा रहे थे, अमार ने तो घर आकर कहा भी नहीं कि स्कूल में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसे मालूम था उसे जाने ही नहीं दिया जाएगा। और सच भी यही हुआ, अमारा को नहीं जाने दिया गया। लेकिन एक रोज जब बच्चे साइंस एग्जीबिशन में जा रहे थे यहीं पास के स्कूल में, तो भी ताई जी ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी अमारा को। कितनी तकलीफ हुई थी उसे इन 2 सालों में, यह अंदाजा शायद लगाना मुश्किल था। मासी अभी भी इंतजार कर रही थी वीर का। अमारा घर पर नहीं थी, शायद वीर उसे दूसरी जगह ले गया होगा। चलो अब तो थोड़ी शांति होगी। उन्होंने लंबी सांस ली, लेकिन वो बालकनी में आई तो उन्हें दूर व्हाइट हाउस की लाइट जली हुई दिखी। मतलब कोई था वहां। क्या हमारा वहां थी और वीर भी वहीं होगा? मासी जी सोचने लगी, चलो अच्छा ही है, वीर कुछ दिन उसके साथ रहेगा तो जल्दी ही उसका मन भर जाएगा उससे। मासी जी मुस्कुराई। मासी बहुत देर तक व्हाइट हाउस की तरफ देखती रही। उनकी सोच के विपरीत वहां कुछ और ही था। वीर कोई कलेश नहीं चाहता था, वो जानता था आज अगर अमारा को मासी ऐसे देखती तो पक्का उसे उल्टा सीधा बोलती। साथ साथ लीना और विशाखा जी भी कुछ बोलती, लेकिन उनकी अब इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वीर को कुछ बोल सके। फिर भी वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। वीर ने अमारा को अपनी बाहों में थाम रखा था। वो धीरे धीरे अमारा की पीठ को सहला रहा था। अमारा को वीर का यूं करीब आना अच्छा लग रहा था, वरना शादी से पहले और शादी के बाद संग्राम ने उसके साथ गलत ही किया था। वो जानवरों की तरह उसे नोचता था और उसके शरीर को चोट देता था, और प्यार करना तो दूर, उसे अपने दांतों से जख्मी कर देता था। लेकिन वीर ने ना ही उसे कभी जबरदस्ती गले लगाया था, ना ही उसे छूने की कोशिश की थी। अमारा वीर को रोकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वीर उसका पति था, जिसे उसने दिल से अपना पति मान लिया था। अमारा, वीर ने फुसफुसा कर उसके कानों में कहा। अमारे भी बहुत धीरे से बोली। उसकी आंखें बंद थी। सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। वो प्यार से उसके बालों को पीछे करते हुए बोला। अमारा नजरें झुकाकर वीर से थोड़ा सा दूर हट गई। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती ही जल रही थी, जिसकी कम रोशनी थी। अमारा बेड पर बैठ गई। वीर ने कपड़े बदले और अमारा के बगल में बैठ गया और बोला, क्या हुआ? अमारा बोली, कुछ नहीं, बस वो हमें डर लग रहा है। वीर बोला, किस लिए? मेरे साथ हो इसलिए? नहीं नहीं राणा साहब, ऐसा नहीं है, आप तो हमारे। अमारा इतना बोलकर चुप हो गई। क्या हूं मैं तुम्हारा? वीर ने उसके झुके हुए चेहरे को अपने हाथों से उठाया। अमारा झिझकते हुए बोली, आप हमारे पति हैं। हमने दुनिया में सबसे ज्यादा आप पर भरोसा किया है, और हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपको कोई कुछ कहे।
वीर मुस्कुराने लगा। वो लेट गया और अमारा को भी अपने कंधे पर सिर रखकर लेटने को कहा। अमारा वीर के कंधे पर सिर रखकर लेट गई। वीर बोला, तुम फिक्र मत करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वो सब गलत है, इसलिए मैंने चित्रलेखा से शादी के लिए ना कहा था। और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता था। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल में तुम्हारे लिए अजीब सी फीलिंग्स है। बस शुरुआत में मुझे तुम पर थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम वहाँ काम करती हो, इसीलिए। क्योंकि कोई इतना भी ऐसा है कैसे हो सकता है, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन मुझे कहाँ पता था इसके पीछे कितनी सारी बातें थी जो तुमने झेला था। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो अमायरा। मुझे तुम हमेशा मेरे पास चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे। तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, वादा है हमारा। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अमार ने वीर के हाथों में हाथ देकर कहा। कुछ देर बातें करने के बाद अमारा सो चुकी थी। वहीं वीर अब तक जाग रहा था। वो अमारा को प्यार से देख रहा था। वो सोती हुई और भी मासूम लग रही थी। वीर ने उसके सिर को और आंखों को चूम लिया। सुबह के समय अमारा की नींद थोड़ी लेट खुली थी, क्योंकि वो व्हाइट हाउस में थे और यहाँ आसपास बहुत पेड़ पौधे थे, जिसकी वजह से वहाँ काफी ठंड थी। इसलिए कंबल से निकलने का मन ही नहीं किया उसका। अमार ने आंखें थोड़ी सी खोली और इधर उधर देखने लगी। अमार ने वीर को कमरे में नहीं देखा। वो फ्रेश हुई और बाहर जैसे ही आई, वीर उसे दिखा, जो कि टेबल पर चाय और कुछ स्नैक्स रख रहा था। आप क्या कर रहे हैं राणा साहब? वो आश्चर्य में थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वीर ऐसे चाय लेकर आया था। ये तो उसका काम था। उसे जल्दी उठकर अपने पति के लिए ये करना था। तुम यहाँ बैठो और चाय पियो। वीर ने अमारा के हाथों में कप पकड़ा दिया। अमारा भी उसके साथ चाय पीने लगी। वीर बोला, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम अपना ख्याल रखना और खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी आ जाएगा। अमार ने पूछा, लेकिन आपने खाना ऑर्डर क्यों किया राणा साहब? तुम्हारे लिए और अपने लिए, बस मैं आता हूँ। वीर बाहर जाने लगा। अमार ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वीर के साथ कर लिया था और खाना भी आ गया था, तो उसने उसे फ्रिज में रख दिया। अमारा नहा कर रेडी हुई। कपड़े थे नहीं। वीर के कपड़ों में से ही उसने टी शर्ट और लोअर पहन लिया। फिर वो लेट गई। अभी उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। ठंड के मौसम में ठंड बहुत लगती है, इसलिए कंबल की गर्माहट में उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। वीर आ गया था। अमारा को सोते हुए देखकर उसने उसे नहीं उठाया। वीर ने अमारा के बालों को समेटा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर उंगलियां फिराने लगा। अमारा थोड़ा सा कसमसाई और वीर का हाथ पकड़ लिया। वीर मुस्कुराया और अमारा के बगल में लेट गया। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में घेर लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगा। अमारा की नींद खुल गई। वो वीर को देखकर बोली, हम खाना गर्म कर दें? आपको भूख लगी होगी। नहीं, अभी नहीं, तुम बस ऐसे ही रहो। वीर ने उसके चेहरे को चूमते हुए कहा। अमार ने वीर की टी शर्ट पहनी थी, जो कि ढीली थी, इसलिए कंधे से थोड़ी नीचे हो गई। अमारा ने उसे ठीक करना चाहा, लेकिन वीर ने उसके कंधे पर किस कर लिया। अमारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वीर समझ सकता था, लेकिन वह खुद को बहुत कोशिशों के बाद रोक पाया था कल से। लेकिन वो अमारा को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों खाना खा रहे थे। अमारा किचन से कुछ लेने ही गई थी, जब वीर का फोन बजा। वीर ने देखा फोन मासी का था। हेलो, उसने कहा। बेटा तुम कहाँ हो? कल से घर नहीं आए, न फोन किया। वीर बोला, मासी मैं अमारा के साथ हूँ, कुछ देर पहले ऑफिस में था, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। बेटा, लेकिन घर कब आओगे? अमारा को तुमने शायद व्हाइट हाउस में रखा है ना? वीर ने कहा। हाँ मासी, फिलहाल मैं और अमारा यही है, बस आज शाम तक आ जाऊंगा उसके साथ। बेटा उसे वहीं रहने दो ना, क्या जरूरत है? तुम्हें जब कोई जरूरत होगी तुम वहीं चले जाना ना, मासी जी ने आराम से कहा। वीर बोला, नहीं मासी, वो यहाँ अकेली क्यों रहेगी? मेरे साथ वहीं रहेगी। मैं अमारा को अकेले नहीं छोड़ सकता। वीर की बातें मासी को कुछ समझ नहीं आई। क्यों बेटा, क्या हो जाएगा अगर वहीं रहेगी तो? वैसे भी लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे, रहने दो ना वहीं। वीर बोला, मासी मैं घर आकर आपसे बात करूं इस बारे में, और अमारा भी मेरे साथ ही आ रही है।
मासी को कुछ समझ नहीं आया आखिर वीर क्या कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने शाम होने का इंतजार करने का सोचा। अमारा बाहर आई और वीर के साथ बैठ गई। उसने अपने बालों को समेट कर रखा था। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और गले में मंगलसूत्र था। अमारा, वीर ने उसे देखते हुए कहा, जी तुम शाम को रेडी हो जाना, हमें घर जाना है। ओके जी। अमार ने अपना भी खाना परोसा और दोनों खाने लगी। इधर लीना और विशाखा जी बैठे हुए थे। संग्राम से थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। डॉक्टर ने उसे 6 महीने का आराम बोला था क्योंकि उसके गर्दन की हड्डी टूटी थी। लेकिन संग्राम पर तो जैसे अमारा का भूत सवार था। उसे किसी भी तरह से अमारा चाहिए थी। वो कुछ भी करके उसे अभी भी हासिल करना चाहता था, पर उसे कहाँ मालूम था जिस अमारा को वो हासिल करना चाह रहा था अब वो उसे कभी नहीं मिलने वाली थी। शाम के वक्त अमारा रेडी हो गई थी। वीर हॉल में बैठा हुआ था। वो दोनों होटल के लिए निकल पड़े। मासी शाम की चाय के लिए बैठी हुई थी, तभी वीर और अमारा अंदर आ गई। मासी जी ने अमारा पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो वीर से बोली, बैठो बेटा। वीर उनके साथ बैठ गया। तभी मासी जी की नजर अमारा पर चली गई। अमारा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर वो चौंक गई। वो अमारा से बोली, ये क्या है? तुम वापस जा रही हो क्या अपने पति के साथ? वीर बोला, जाएगी कहाँ वो जब उसका पति यहीं बैठा है। वीर उठकर अमारा के सामने खड़ा हो गया। मतलब क्या है तुम्हारा वीर? मासी थोड़ी तेज आवाज में बोली। वीर बोला, मासी मैंने कल अमारे से शादी कर ली है। अब हम दोनों पति पत्नी हैं। मासी जी तो सदमे के जैसी हालत में थी। वो गुस्से में बोली, क्या क्या बोल रहे हो वीर? होश में तो हो? उसकी शादी पहले से हुई थी और तुम ये सब? वीर बोला, मासी उसकी शादी कभी हुई ही नहीं थी। सिर्फ मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर देने से कोई किसी का पति नहीं हो जाता। मासी जी भड़क गई। वीर, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? ये लड़की किसी और के साथ थी, शादी हुई है उसके साथ, सब कुछ हुआ है। ऐसी लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। अरे क्या मिलेगा तुम्हें इससे? इसका सब कुछ खत्म हो गया है। ये कुंवारी नहीं है किसी भी तरह से। अमार ने जब मासी जी को ये सब बोलते सुना, उसने आंखें मूंद ली। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वीर बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना बताएं, अमारा मेरी बीवी है। मासी जी गुस्से में होश खो बैठी थी। नहीं है ये तुम्हारी बीवी, मैं नहीं मानती और ना ही तुम्हारे खानदान में कोई मानेगा। इस लड़की के लिए राजघराने में कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। 2 दिन घर से गायब रही है ये। उससे पहले भी क्या क्या नहीं किया होगा इसने। सिर्फ मांग भर देने से अगर शादी नहीं होती तो फिर तुम्हारी शादी कहाँ से मान्य हो गई? कोई नहीं जानता क्या क्या हुआ है। फिर शादी हुई, कुछ दिन की बात नहीं है। कई बार उसने छी छी मुझे बोला भी नहीं जाएगा। मासी जी ने मुंह बनाते हुए कहा। वीर अब गुस्से में बोला, मासी बहुत हुआ, आप ऐसे मेरी पत्नी का अपमान नहीं कर सकती। सिर्फ सिंदूर ही नहीं, कोर्ट में भी मैंने इससे शादी कर ली है, इसलिए मेरी शादी मान्य है। मासी गुस्से में वीर को देखने लगी। खत्म कर दो वीर ये सब। पूछो इससे क्या चाहिए, इसे कितने पैसे चाहिए। देखना तुम कुछ दिन में समझ जाओगे बेटा। एक नई नवेली लड़की और ऐसी लड़की में फर्क तुम्हें समझना होगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हें इसे रखना है रख लो, कुछ महीने फिर ढेर सारे पैसे देकर दफा करो इसे। अमार को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जिसका डर था वही हुआ, बल्कि उससे भी खराब। क्या लड़कियां फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती अपने बॉयफ्रेंड के साथ? कितनी लड़कियां और लड़की तो शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती हैं। उनके बीच सब कुछ होता है, फिर ब्रेकअप और दूसरे से शादी, लेकिन फिर भी वो सीना तान कर चलती हैं। लेकिन अमारा इतनी कम उम्र में उस हादसे की शिकार हुई और उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया। अब वीर का साथ मिला तो इतने तमाशे। शायद अभी तो शुरुआत है, बस माँ से ही इतना कुछ बोल रही थी। वीर के घर वाले तो बाकी थे। अमारा चलो। वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर जाने लगा। नहीं नहीं राणा साहब, ऐसा मत कीजिए, हम आपको आपके अपनों से दूर नहीं कर सकते। तुम्हें समझ आ रहा है कितना कुछ बोला गया है तुम्हें? देखो मैं अब एक भी शब्द नहीं सुन सकता, तुम चलो बस। मासी गुस्से में बोली। हाँ हाँ बेटा, हम तो बुरे हो गए ना, लेकिन याद रखना ज्यादा दिन नहीं, इस लड़की से तुम्हारा मन जल्दी ही भर जाएगा, क्योंकि कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें इससे।
वीर ने मुड़कर मासी को देखा और बोला, आप जयपुर में भी कह देंगी मेरी और अमारा की शादी हो गई है, क्योंकि मुझे अब किसी से कुछ नहीं छुपाना, और अमारा से मैंने प्यार किया है, उसके जिस्म से नहीं। अमारा की आंखें लाल हो गई थी। अब उसे ऐसा लग रहा था वो जाकर खाई में कूद जाए। इतनी घटिया सोच थी उसके बारे में। ये सब मासी ने ही नहीं कहा था, बल्कि विशाखा जी ने भी कई बार कहा था। वीर ने उसके हाथों को जोर से पकड़ रखा था। उसने अमारा को जोर से पकड़ा और कार में बिठाया। अमारा भरी आंखों से बोली, देखिए राणा साहब, आप गुस्से में हैं। प्लीज इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। घर क्यों छोड़ रहे हैं हमारी वजह से? वीर बोला, तुम शांत रहो, मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हो जाऊंगा। बस चुपचाप बैठी रहो। करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वीर ने एक घर के सामने गाड़ी रोकी। वो एरिया बहुत बड़ा था। चलो, वीर ने अमारा का हाथ पकड़ा और अंदर लेकर आ गया। वो एक 2 मंजिला बंगला था। वीर अमारा को लेकर ऊपर वाले कमरे में था। आज से हम यहीं रहेंगे, और प्लीज तुम कोई सवाल मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस तुम मेरे पास बैठो। वीर ने अमारा की गोद में अपना सिर रखा और आंखें बंद कर ली। अमारा को बहुत अजीब लग रहा था। आखिर कल क्यों उसने ये सब किया? क्या वो भूल गई थी उसके साथ क्या हुआ था? और सबसे बड़ी बात, क्या वो भूल गई थी वीर और उसकी बराबरी कभी नहीं हो सकती थी? वो राजघराने का था, जहाँ राजा 2 से 3 शादियां कर सकते थे, लेकिन रानियां उन्हें कुंवारी चाहिए थी। फिर कैसे हुई थी अमारा से ये गलती? अमारा बस वीर को देखती रही। वीर चुपचाप उसकी गोद में सिर रख कर लेटा हुआ था। उसके कानों में मासी की बातें गूंज रही थी। अमार ने अपने आंसुओं को जब्त कर लिया था। वो अब रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था वीर को बहुत तकलीफ होती थी उसे रोता हुआ देखकर। लेकिन सिर्फ मासी के कहने पर वीर इतना टूट चुका था। अभी तो उसकी फैमिली बाकी है, ऊपर से वो उस खानदान का इकलौता वारिस है। आखिर हमने क्यों नहीं सोचा पहले ये सब? क्यों हमने वीर को ना नहीं कहा? अब उसे कोई रास्ता ढूंढना था जिससे ज्यादा कलेश ना हो। क्या सच में वीर का दिल हमसे भर जाएगा? वीर हमें छोड़ देंगे? उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। वीर ने अमारा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हाथ फेरा। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। हमें भूख नहीं है, आप ऑर्डर कर लीजिए। वीर बोला, तुम फ्रेश हो जाओ पहले। अमारा ने कुछ नहीं कहा और वो फ्रेश होने के लिए चली गई। अमारा शावर के नीचे खड़ी थी। क्या ये सच है? हम राणा साहब को कुछ नहीं दे सकते? वो आईने में खुद को देख रही थी। राणा साहब ने कहा वो हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन हम भी उनकी बात मान रहे थे। किस चीज़ का घमंड है हमें? क्यों नहीं हम उन्हें करीब आने दे सकते? संग्राम को तो हमने नहीं रोका था जिस दिन हमारी शादी की पहली रात थी। हमने उस राक्षस को खुद को सौंप दिया था, जबकि उसने हमारे साथ बस जबरदस्ती ही की थी। फिर राणा साहब, उन्हें हमने क्यों नहीं दिया खुद को? नहीं, हम उन्हें क्यों तड़पाएं? ठीक ही तो कहा था मासी जी ने, वो कुछ दिन में ही हमसे उब जाएंगे, फिर खुद हमें छोड़ देंगे। हम खुद को उन्हें दे देंगे, और इसमें मजबूरी वाली कौन सी बात है? हमने तो प्यार किया है उनसे और उन्होंने हमसे। फिर क्या हुआ? अमारा बाहर आई तो वीर बैठा हुआ था। उसने खाना टेबल पर रखा हुआ था। अमार ने कपड़े चेंज किए और वीर के बगल में बैठ गई। आप भी फ्रेश हो जाइए, हम खाना लगाते हैं। वीर जल्दी से फ्रेश हुआ और बाहर आ गया। दोनों ने बिना कुछ कहे थोड़ा सा खाया। वीर बेड पर लेट गया। अमारा भी उसके बगल में लेटी हुई थी। तुम सो जाओ, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। वीर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। अमार ने वीर को जोर से गले लगा लिया। वीर भी उसकी तरफ मुड़ा और उसके सिर को चूम लिया। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अमार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ सके। दोनों थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में चले गए। मासी जी ने जयपुर में कॉल किया और वीर की माँ नर्मदा जी को सब बता दिया। दादी साहब गुस्से में थी, वहीं रतन जी भी बहुत गुस्से में थे। रतन जी गुस्से में बोले, आखिर कर ही थी उसने अपनी मनमानी। शुरू से मुझे पता था वो यही करेगा। हमारी इज्जत बर्बाद करनी थी उसे। जो करना था करता ना, शादी करने की क्या जरूरत थी? बहू, वीर को फोन करो, मुझे बात करनी है उससे, दादी सा ने गुस्से में कहा। नर्मदा जी बोली,
मासा, मैंने फोन किया था लेकिन वीर ने नहीं उठाया। दादी साहब बोली, ठीक है 2 दिन बाद चलने की तैयारी करो क्योंकि कल पूजा है घर में, लेकिन परसों हम मनाली जा रहे हैं। क्यों कर रहा है ये लड़का अपनी मनमानी? क्यों नहीं समझता हमारे खानदान के नियमों को? नर्मदा जी बोली, माँ साहब आप शांत हो जाइए, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। वो लड़की भी चाहती होगी बड़े खानदान में शादी हो, लेकिन उसे ये नहीं पता यहाँ के लोग कभी उसे अपनाएंगे नहीं। दादी सा अपना सिर पकड़कर बोली, हाँ बहू, पता नहीं पूरी दुनिया में उसे वही लड़की मिली थी क्या? वीर को कौन समझाए, कैसे समझाए? अगर बात फैली तो बहुत बुरा होगा। रतन जी ने कुछ सोचकर आराम से कहा, कुछ नहीं होगा मासा, अगर सबको ये बात पता भी चल गई तो उसे वीर की भूल बताएंगे हम। वैसे भी जवानी में ये सब आजकल छोटी सी ही भूल है। बस सानवी की शादी आराम से हो जाए, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। बाकी 2 महीने अगर दिखावा कर सकती हो तो वही सही, लेकिन वीर को एहसास दिला दो कि हमें उसकी गलती से कोई आपत्ति नहीं, हमने उस लड़की को स्वीकार कर लिया है। नर्मदा जी बोली, आपने सही कहा, मैं भी यही सोच रही थी। वीर को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमने उसे अपनाया नहीं है, बस सानवी की शादी तक, क्योंकि पहले से ही हमारी इज्जत बर्बाद हो चुकी है। अब तमाशे होंगे तो बात सानवी के ससुराल तक जाएगी और उसकी जिंदगी खराब होगी, और मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। चारों तरफ से हमारे लिए षड्यंत्र रचे जा रहे थे और हमारा इस सब से बेखबर वीर की बाहों में आराम से सो रही थी। उसे क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था, लेकिन वीर उसे हद से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए कोई भी उसके बारे में बुरा सोचे या बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सुबह ही वीर को दादी सा का फोन आया। दादी सा थोड़ी सी नाराज हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे ही नर्मदा जी और रतन जी ने भी थोड़ी बहुत नाराजगी जताई और नॉर्मल तरीके से बात करने लगे। वीर और अमारे की शादी की खबर अब अखबार की सुर्खियों में भी थी। संग्राम जहां बौखलाया हुआ था, वहीं सिर्फ अनिका ही थी जो खुश थी। लेकिन उसे एक छोटी सी दिक्कत थी कि अमारा को वीर जैसा हैंडसम और रिच हस्बैंड मिला था, जो कि वो कहीं से भी डिजर्व नहीं करती थी। अमारा को थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन फिर भी उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। आखिर ऐसे कैसे वो इतनी शांति से थे? लेकिन अमारा उन्हें जानती नहीं थी, इसीलिए ऐसे गलतफहमी पालना भी गलत था। वीर अमारा के पास आया और उसके सिर को चूम लिया और बोला, क्या सोच रही हो? कल दादी सा और मासा आ रही है यहाँ, इसलिए हमें होटल जाना है। जल्दी ही सानवी की शादी है तो जाना होगा ना हमें जयपुर। अमार ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लेकिन मासी, वीर बोला, वो कुछ नहीं बोलेगी, हम जल्दी ही जयपुर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हम उन्हें पसंद तो आएंगे ना? अमार ने संकोच से कहा। वीर उसे प्यार से देखकर बोला, हाँ बहुत ज्यादा पसंद आओगी, तुम मेरी बीवी हो, मैं हूं ना, तो फिर किस बात की फिक्र? लेकिन हमने आज तक आपको दिया ही क्या है राणा साहब? अमार ने सिर झुकाए कहा। वीर मुस्कुराया, तुमने मुझे खुद को दे दिया है, मेरी हो गई हो, क्या इतना ही काफी नहीं है मेरे लिए? और तुम जो सोच रही हो वो मत सोचो, वैसे भी मैं ऐसे ही खुश हूँ। 2 से 4 दिन यूं ही बीत चुके थे। दादी साहब कुछ सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से नहीं आ पाई थी, तो वीर भी होटल नहीं गया, पर आज वो होटल के लिए निकल रहा था। अमारा भी तैयार हो गई थी, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। वैसे भी वीर को अमारा ऐसे ही ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए वो अमारा को ऐसे ही रहने को कहता था। दोनों शाम के समय वहां के लिए निकले थे। वहां विशाखा जी और लीना भी मौजूद थी, जिनकी नजरें अमारा को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे दोनों कच्चा खा जाएंगी। अमारा वीर के साथ कमरे में आ गई। मासी वीर से ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। अमारा से बात करना दूर की बात, वो उसकी तरफ नजरें भी नहीं घुमा रही थी। अमारा को अच्छा तो नहीं लग रहा था उनके ऐसे बर्ताव से, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। रात के समय वीर नीचे आया, लेकिन डाइनिंग टेबल पर लीना और विशाखा भी साथ में थी। मासी जी भी वही थी, उनकी वजह से वो 1 मिनट भी वहां नहीं ठहरा। अमारा और वीर कमरे में ही डिनर कर रहे थे। वीर ने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठ गया। अमारा, उसने कहा। अमारा चेंज करने के लिए जा रही थी, लेकिन वीर की आवाज से रुक गई। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वो बेड पर लेट गया। अमारा वीर के बगल में बैठ गई। वीर ने अमारा को अपनी बाहों में भेज लिया।
अमारा अचानक से जाकर उसके सीने से लग गई क्योंकि वीर ने उसे अचानक खींचा था। वीर ने उसे जोर से पकड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। हम कपड़े चेंज। अमारा इतना ही बोल पाई थी कि वीर ने उसे खुद के नीचे कर लिया। वीर अमारा के ऊपर था। नहीं, ऐसे ही रहो ना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वीर के होंठ अमारा के माथे पर आ गए। उसने उसके माथे को चूम लिया। अमारा की आंखें बंद हो गई। वीर ने दोनों हाथों को अमारा के इर्द गिर्द लपेट लिया था। आई लव यू अमारा, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। बस तुम मेरे पास रहो, मेरे करीब। वीर ने उसे जोर से खुद में समेट लिया था। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं राणा साहब। अमार ने भी वीर को अपनी बाहों में लपेट लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वीर और अमारा तो खुद में खोए हुए थे। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर से दरवाजा जोर से बजा। कोई है बाहर? अमार ने कहा। अभी कौन आ गया? वीर खींच गया। वो धीरे से अमारा को छोड़कर उठ गया। अमारा भी जल्दी से उठकर खुद को समेटने लगी। उसके कपड़े और बाल बिखर गए थे। वीर ने दरवाजा खोला तो सामने होटल का एक स्टाफ था। उसने बताया, मासी जी की तबीयत खराब है, उन्हें थोड़ी सी चोट आई है पैरों में। वे जल्दी से मासी जी के पास पहुंचा। अमारा भी उसके पीछे आई थी। मासी बेड पर बैठी हुई थी। उनके पैर में गर्म पट्टी बंधी हुई थी और पैरों में सूजन भी थी। क्या हुआ मासी, आपको चोट कैसे लगी? वीर ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस पैर फिसल गया था बगीचे में, थोड़ी सी चोट आई है बस। बहुत दर्द हो रहा है, वो कराहते हुए बोली। अमारा भी कमरे में एक साइड खड़ी हो गई। हम थोड़ा सा तेल लगाकर मसाज कर दें, उसने धीरे से कहा। मासी जी ने अजीब नजरों से उसे देखा। क्या होगा उससे? आपको आराम मिलेगा, अमारा ने कहा। मासी जी, हम अभी आते हैं। अमारा किचन में आई और तेल गरम करके एक सूती कपड़ा भी साथ लेकर आई। वो बेड पर नहीं बैठी, वो नीचे बैठी और धीरे धीरे मसाज करने लगी और कपड़े को रूम हीटर के सामने रखकर गर्म करती और बीच बीच में सेकती। मासी जी का दर्द सच में कम हुआ। उनकी आंख लग गई और वो सो चुकी थी। तुम्हारा जादू? वीर ने अमारा को पकड़कर नीचे से उठाया। जादू नहीं, बस थोड़ा सा आराम देना था पैरों को। मासी जी बार बार पैरों को हिला रही थी। ऐसे दर्द ठीक नहीं होता, बस और बढ़ जाता। ठीक है, अब चलो, वो सो गई, वीर ने कहा। लेकिन उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो? उनके पैरों में सूजन है ना? वीर बोला। तो रात भर जागना है क्या? नहीं, आप जाइए, सो जाइए कमरे में जाकर। हम आज यहीं रुक जाते हैं। तुम्हें बेड पर बैठना नहीं है और तुम कहाँ सोओगी? अमारा बोली। हम नीचे सो जाएंगे, हमें आदत है राणा साहब। मैं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर, मैं यही हूँ, वीर ने जिद करते हुए कहा। राणा साहब, अमारा बोली, आप बच्चों की तरह क्यों कर रहे हैं? वीर उसे बालकनी में ले आया क्योंकि शोर से मासी जाग सकती थी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, वैसे भी मेरे मूड का सत्यानाश हो ही चुका है। अमारा को बहुत बुरा लग रहा था। सच में वीर ने आज कितने प्यार से उसे बाहों में भरा था। वो उसे प्यार कर रहा था। तभी वीर ने अमारा के अधरों को अपने अधरों से लगा लिया। थोड़ी देर में वीर अपने कमरे में चला गया और अमारा वहीं मासी जी के कमरे में नीचे सो गई। मासी जी शुरू से ही सुबह जल्दी उठती थी। उन्होंने जब अमारा को नीचे सोया हुआ देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जैसे ही पैर उठाया, उनकी कलह निकल गई। अमार ने जब सुना, वो तुरंत उठ गई। मासी जी को वॉशरूम जाना था तो अमार ने उनकी मदद की और उन्हें नहाने में भी मदद की और उन्हें बाहर ले आई। मासी जी का दिल बहुत अजीब से ख्याल ला रहा था मन में। ये लड़की क्या सच में वैसी है जैसा मैं सोच रही हूँ? अमार ने मासी जी के लिए पालक कॉर्न बनाया था जो कि उन्हें पसंद था, साथ साथ वीर को भी। वो मासी जी का बहुत ख्याल रख रही थी। मासी जी बार बार सोच में पड़ जाती। क्या मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ या फिर अमारा दिखावा कर रही है अपने अच्छे होने का? 2 दिनों में ही मासी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अमार ने उनकी बहुत सेवा की थी। मासी भी कुछ हद तक अमारे के लिए हमदर्दी दिखाने लगी थी। वीर खुश था। उसे अमारा पर पूरा भरोसा था कि वो सबको खुश करना जानती है, लेकिन वीर उसे प्यार करना चाहता था। उसे अमारा से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कल जयपुर से दादी सा और नर्मदा जी आ रहे थे। दादी ना चाहते हुए भी कुछ खानदानी पोशाक और गहने लेकर आ रही थी क्योंकि उन्हें कुछ दिन ही सही, लेकिन अमारा को झेलना था। जैसे उन्होंने अंदाजा लगाया था, वो बस इतना ही सोचती थी कि सानवी की शादी में एक से एक लड़कियों को बुलाएंगी।
जो कि राणा खानदान की बहू बनने योग्य हो, लेकिन सब बेकार होने वाला था। संग्राम और अनिका में आए दिन बहुत झगड़े हो रहे थे। वो दोनों बेवजह लड़ते रहते। अनिका अपनी माँ के घर जा चुकी थी। उसका गुस्सा ज्यादा था। अब वो संग्राम को देखना भी नहीं चाहती थी। संग्राम बौखलाया हुआ रहता था। उसे शराब की बुरी लत लग चुकी थी। वहीं अनिका का भी वही हाल था। वो भी क्लब्स, पार्टी और शराब में ही बिजी रहने लगी थी। वीर काम से बाहर गया हुआ था। जब अमारा घर पर अकेली थी, माँ से भी कहीं जरूरी काम से गई थी। बारिश और ठंड की वजह से उस इलाके में अच्छी खासी बारिश का पानी जमा हुआ था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। अमारा खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमार ने दरवाजा खोला और सामने देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थी। अमारा, सामने किशन जी खड़े थे, साथ में मीना जी भी थी। तभी हंसने की आवाज आई पीछे से। अमार ने पीछे देखा तो सामने रियांश भी खड़ा था। वो रजतपुरा गई थी तो रियांश हॉस्टल में था, इसलिए उससे मिल नहीं पाई थी। रियांश अमारा के गले लग गया। अमारा दीदी, तुम ठीक हो ना? 15 साल का रियांश अपने दीदी से लिपट गया। अमारा की आंखें भर आई। उसने भी रियांश को गले लगा लिया। मीरा जी ने भी अमारा को गले लगाया और उसके सिर को चूम लिया। कैसी है माँ? अमार ने बस इतना ही पूछा। मीरा जी भी ज्यादा बोल नहीं पाई, बस सिर हाँ में हिला दिया। किशन जी भी उससे गले मिले। मीना जी और किशन जी दोनों ने अमारा से माफी मांगी। अमारा उन्हें अंदर ले आई। वीर भी आ चुका था। उसने दोनों के पांव छुए और बातें करने लगा। मासी जी भी उनसे मिली। मीना जी बहुत खुश हुई अमारा और वीर को साथ में देखकर। अमारा और बाकी सब लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। अमार ने उन्हें उनका कमरा दिखा दिया। सभी आराम करने लगे। अमारा फिलहाल मासी जी के कमरे में ही सो रही थी। वो किचन में वीर के लिए दूध लेने आई थी। जब वीर ने उसे किचन में ही पकड़ लिया, वीर प्यार से बोला, तुम मुझे दूध दोगी और फिर चली जाओगी, है ना? वीर ने उसकी कमर में हाथ डाला हुआ था। अमारा शर्म से लाल हो गई। उसने सिर नीचे झुका लिया। वो शर्माते हुए बोली, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? कोई आ गया तो? वीर उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप, कोई नहीं आएगा क्योंकि सभी छुट्टी पर हैं। वीर ने अमारा को गोद में उठाया और रैंक पर बिठा दिया। अमारा अचानक से वीर के ऐसा करने से घबरा गई। वीर ने अमारा को अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखने लगा और बोला, कल दादी सा और माँ सा आ रही हैं। हम कुछ दिन के लिए जयपुर जा रहे हैं, सानवी की शादी के लिए। तुम कंफर्टेबल हो ना? अमारा बोली, हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ कहीं भी जा सकते हैं राणा साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वीर ने अमारा के सिर को चूम लिया और दूध उठाकर पीने लगा। अमारा आज भी मासी जी के साथ ही सोई थी। मासी जी को बहुत बुरा लगता था अमारा के नीचे सोने से, लेकिन वो अपनी आन के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। सुबह अमार ने मंदिर में पूजा की। मीना जी भी अमारा के साथ किचन में थी। वो वीर के लिए बेसन के लड्डू बना रही थी क्योंकि वो वीर को पसंद थे। मीना जी तो वीर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। उन्हें वीर दामाद के रूप में मिला। वह खुद को सौभाग्यशाली समझने लगी थी। वैसे भी ये सच था, वीर अमारा को बहुत प्यार करता था। इतने प्यार करने वाला लड़का शायद ही अमारा की लाइफ में आ पाता। मीना जी ने वीर को लड्डू खिलाए जो कि उसे बहुत पसंद आए। बेटा, अपना ख्याल रखना और हाँ, फोन करते रहना। मीना जी और किशन जी जा रहे थे। जीजू, आप बहुत अच्छे हैं, रियांश बोला, क्योंकि वीर ने उसे गिफ्ट दिए थे जो कि उसकी पसंद के थे। तुम फिर से आओगे ना? वीर ने रियांश के सिर को सहला दिया। हाँ जीजू, जरूर आऊंगा। सबसे विदा लेकर वो रजतपुरा के लिए निकल गए। शाम के वक्त दादी सा और नर्मदा आ चुके थे। अमार ने दोनों के पैरों को छुआ और आशीर्वाद लिया। खुश रहो और हमारे वीर को भी खुश रखो। दादी सा ने आशीर्वाद दिया। वीर की शादी तो हम लोग बहुत शाही तरीके से करना चाहते थे, लेकिन हमें कहाँ मालूम था वीर सीधा बहू से ही मिला देगा। अब राजघराने में भी ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। नर्मदा जी कड़वाहट से बोली। अमार ने नजरें झुकाकर रखी थी। बात तो सच्ची थी। उनके भी अपने सपने थे क्योंकि वीर उनका इकलौता बेटा था। ऐसे में सबके सपने होते हैं, लेकिन कोई क्या कर सकता था भला। अमारा अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रही थी कि माँ सा और दादी सा खुश रहें,
लेकिन उनका दिमाग तो कुछ और ही कह रहा था। लेकिन मासी, वो जानती थी हमारा ना समझ है। वीर बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है, दादी सा ने कहा। वीर बोला, जी दादी सा। वीर उनके बगल में बैठ गया। बेटा, अमारा को ले जाओ और शॉपिंग कर लेना, क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी है और अमारा ऐसे कैसे जाएगी। हाँ, मैं आज ही लेकर जाऊंगा। वीर ने अमारा को रेडी होने को कहा और दोनों निकल गए थे शॉपिंग के लिए। उन दोनों के जाने के बाद सुनंदा जी ने आश्चर्य से कहा, नर्मदा, मासा, आप दोनों इतनी जल्दी कैसे मान गए। नर्मदा जी बोली, दीदी, आप समझ नहीं रही हैं, ये लड़की दिखावा करना जानती है। वे इसीलिए इसके कंट्रोल में है। ऐसे में हमें भी थोड़ा दिखावा करना होगा, ताकि इसका असली चेहरा सामने आ सके। आप चलिए तो सही जयपुर, देखिए वीर के लिए कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। वीर उनमें से किसी को भी पसंद कर ले बस। माँ से चीज सोच में पड़ गई थी। मुझे नहीं लगता वीर अमारा को भूल जाएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर अमारे के लिए जो प्यार देखा है, शायद ही वो कहीं देखा होगा। मासी जी बोली, ठीक है, देखते हैं। वैसे हम कब निकल रहे हैं वहां के लिए। यही कल या परसों निकलते हैं। अमारा वीर के साथ एक बड़े से शॉप में शॉपिंग कर रही थी, इस बात से बेखबर कि उसके आने वाले समय के लिए कितने सारे चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। वीर बस अमारा को खुश देखना चाहता था। वो बार बार उसे बड़े प्यार से देखता और खुश हो जाता। अगले दिन अमारा सुबह उठकर मंदिर में पूजा करने लगी। वीर भी उसके साथ मंदिर आया था। दोनों पूजा कर रहे थे। नर्मदा जी और सुनंदा जी घर के मंदिर में पूजा कर रहे थे। अरे दीदी, यहाँ तो पहले से ही पूजा की गई है। किसने की। नर्मदा जी ने पूछा तो सुनंदा जी बोली, अमार ने की है, वही करती थी ये सब। लेकिन हमने तो चित्रलेखा को भेजा था शादी के लिए, तो क्या वो ये सब नहीं करती थी। अरे कहाँ नर्मदा, एक दिन कान्हा जी के लिए उसे प्रसाद बनाने को बोला था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। मैंने सुबह के 4 बजे अमारा को मंदिर की सफाई और सजावट के लिए कहा था। वो तो 3 बजे ही उठकर सब कुछ कर रही थी। उसने बड़े ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया था। बाद में पूजा होने तक व्रत भी रखा था। ना ही चित्रलेखा चूल्हा जला पाई, ना ही प्रसाद बनाया उसने। सब कुछ लास्ट में मुझे अमारा से करवाना पड़ा। तुम ही बताओ, वीर क्या देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता। अमारा सब कुछ करती थी, वीर की कॉफी, नाश्ता, सब कुछ। इसलिए तो वीर उसके पीछे लट्टू हो गया। नर्मदा जी बोली, कोई बात नहीं दीदी, आप जयपुर तो चलिए, एक से एक बड़े बड़े राजघराने की लड़की ढूंढ रखी है हमने। आप देखना कितना कुछ हमने सोच रखा है। वीर उन्हें देखकर ना कहेगा ही नहीं। उनमें से कोई ना कोई उसे जरूर पसंद आ जाएगी। सुनंदा जी फीका सा मुस्कुरा दी और बोली, नर्मदा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमारा वीर ना ही चेहरे से प्यार करता है, ना ही जिस्म से। वो अमारा को दिल से चाहता है। अब मुझे समझ आने लगा है, वीर और अमारा एक ही है। उन्हें अलग करना बहुत बड़ी बात है, और शायद नामुमकिन भी। मासी जी को अब समझ आ गया था, इसलिए वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी। इन दिनों अमारा ने उनकी बहुत सेवा की थी। वीर ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया और पूजा की। वीर ने वहां से सिंदूर उठाया और अमारा की मांग में भर दिया। अमारा बदले में मुस्कुरा दी। अमारा और वीर घर आ गए। वीर को आज घर पर ही रहना था, क्योंकि उसने छुट्टी ले ली थी। सभी साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। अमार ने सबको प्रसाद दिया। वीर बेटा, हम कल निकलेंगे, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना। दादी सा ने कहा। नहीं दादी सा, कोई बात नहीं है। वीर ने कहा। अमारा कमरे में आकर सामान समेटने लगी। उसने वीर का बैग रेडी कर दिया था। शाम को दोनों फिर से शॉपिंग के लिए गए, जहां अमार ने कुछ साड़ियां और ज्वेलरी ली थी। वैसे तो उसे ये सब उतना समझ नहीं आता था, फिर भी वीर ने उसकी हेल्प की। अमारा बहुत थक गई थी। आज दोनों साथ ही थे कमरे में, लेकिन अमारा थक कर जाने कब सोई पता ही नहीं चला। दोपहर होने वाली थी जब वो लोग निकल रहे थे। रात को वहां पहुंचने वाले थे। वैसे भी रतन जी और नर्मदा जी चाहते थे रात को ही वो लोग पहुंचे, ताकि ज्यादा लोगों की नजर अमारा पर ना पड़े। आगे क्या होगा। क्या वीर और अमारा को अलग करने के लिए कोई षड्यंत्र रचा जाएगा। क्या वीर इस षड्यंत्र से बच पाएगा। क्या संग्राम फिर से कुछ करेगा। क्या अमारा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन, बाय बाय।